आज स्टार्ट करेंगे NIOS क्लास 12 इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर नंबर 19 सप्लाई। तो सप्लाई को समझने के लिए हम जानते हैं कि भैया जो हमारी डिमांड है, डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए दुकानदार के पास हम गए सामान लेने के लिए, भाई ऐसा करो कि चिप्स दे दो, तो वो चिप्स की सप्लाई करता है। तो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई, सामान की सप्लाई की जाती है। ठीक है। जो डिमांड होता है कमोडिटीज़ का वो कहाँ से आता है? तो बायर से आता है। हम बायर हैं, हम जाके डिमांड करते हैं कि ये चीज़ दो, ठीक है, तो दुकानदार उस चीज़ की सप्लाई करता है। बट द बायर्स कैन परचेज अ कमोडिटी ओनली व्हेन इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन भैया हम गए चिप्स मांगने के, भैया चिप्स कुरकुरे दे दो, लेकिन मार्केट में अवेलेबल रहेगा तभी तो वो हमको देगा। The firms produce goods and services which are demanded by the households for the satisfaction of their wants। तो जो फर्म्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग उनकी डिमांड करते हैं, मतलब हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। Firms have to incur some expenditure on the purchase of inputs required for producing the goods and services। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसान है, गेहूं उगा रहा है, तो गेहूं उगाने के लिए भैया उसको खर्चा करना पड़ेगा ना इनपुट पे। गेहूं का बीज लाएगा, जो मजदूर लाएगा, जो गेहूं की मतलब कटाई बुआई करेगा, फिर पानी पटाने के लिए मशीन ला के आएगा, बिजली का खर्चा देगा, सब देगा ना, खर्चा करेगा। तो जो भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करता है, जो भी सामान देगा, जो भी सामान सर्विस देगा या गुड देगा, उसके ऊपर वो खर्चा करता है, उसके इनपुट पे। दे गेट रेवेन्यू बाय सेलिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज। और इन गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलती है। इन दिस प्रोसेस द फर्म हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये जो है सामान हम बनाएंगे, गेहूं उगाएंगे, गेहूं को बेचेंगे, तो इसमें जो है किसान का क्या एम रहता है कि भैया किसान का एम रहता है कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है। द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड व्हाई ए फर्म और सेलर इज विलिंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब इस चैप्टर का यही फोकस है कि भाई एक जो फर्म है या एक प्रोड्यूसर है, वो मार्केट में अपना सामान आखिर बेचना चाहता है, तो क्यों बेचना चाहता है? पैसा मिलेगा। और पैसा, ठीक है, हर केस में पैसा मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि ज़्यादा पैसा मिलता है और कहीं कहीं कम पैसा मिलता है। कभी कभी देखेंगे कि कोई चीज़ महंगा हो गई, जैसे कभी कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी कभी टमाटर महंगा हो जाता है, आलू महंगा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है इन सब चीज़ों को और उसका क्या इम्पैक्ट आता है सेलर के ऊपर, यहाँ समझेंगे। वी एज्यूम दैट देयर इज नो इंटरमीडिएटरीज इन द मार्केट, सो द फर्म इज ऑल्सो द सेलर ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे हम मान के चल लेंगे क्या कि भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट हमको हमारे पास आ रहा है। ठीक है। बीच बिचौलिया कोई नहीं है, इंटरमीडिएटरीज कोई नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट किसान उगाया और ला करके सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा है, इस तरीके से समझिए। मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय ए फर्म और सेलर मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म और सेलर ऑफर्स फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे सब्जी पे एक ठेला वाला जो है, एक ठेले पे सब्जी रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी रखा हुआ है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोमवार, मंडे, आज मंडे को 2 बजे एक ठेला वाला हमारे पास आया, है ना, हमारे घर के पास आया, सब्जी लेकर के आया। उसके ठेले पे 20 kg सब्जी है। ठीक है। 20 kg सब्जी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 kg आलू है, पोटैटो, है ना, वो बेचेगा इस 20 kg इस पोटैटो को वो बेचेगा, आपको सपोज कीजिए कि 30 रुपीज़ पर केजी, ₹30 पर केजी बेचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या कि वो हमें सप्लाई करेगा। ठीक है। या फिर वो मार्केट को सप्लाई करेगा। तो जब वो सेलर, उसके पास कितनी है, उसके पास 20 kg पोटैटो है। ठीक है। 20 किलो पोटैटो है। वो 20 किलो पोटैटो को 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना चाहता है। एंड टाइम जो है, डेट एंड टाइम भी फिक्स है भैया कि सोमवार को दोपहर का वक्त हो रहा है। तो जैसे हमने डिमांड में देखा था कि डिमांड क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी तरीके से सप्लाई भी, जो डिमांड जो है कंज्यूमर करता है और सप्लाई जो है एक प्रोड्यूसर करता है। तो सप्लाई के केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ आइटम सप्लाई करेगा, एक पर्टिकुलर रेट पे सप्लाई करेगा, एट ए पर्टिकुलर टाइम पे सप्लाई करेगा। पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर रेट, पर्टिकुलर टाइम। सो ये जो है डेफिनेशन हो गया आपका सप्लाई का।
बट द एक्चुअल सेल ऑफ द कमोडिटी में बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स सप्लाई। तो इतना ऐसा है कि इतना लेकर के आया तो सब का सब थोड़े बिक जाएगा, सेल तो कम होगा। या सेल हो सकता है कि भैया ठीक है, सेल जो है 20 केजी लेकर के आया पोटैटो, तो 20 किलो न बिक के 18 केजी बिक गया, 10 केजी बिक गया। लोगों को लग रहा है कि महंगा है तो भैया कुछ भी नहीं बिका, लोगों को लग रहा है कि सस्ता है तो सब बिक गया, पॉश एरिया में चला गया। लोग देख रहे हैं कि अरे यार ये तो 30 ही रुपये किलो आलू दे रहा है, दनादन एक ही आदमी सब आलू खरीद लिया, खत्म, है ना। तो एक्चुअल सेल जो है ये और सप्लाई के लिए कितना ऑफर कर रहा है और एक्चुअल सेल कितना होगा वो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, ठीक है, एक किसान है जो गेहूँ उगा रहा है, इज विलिंग टू सेल 50 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एट ए प्राइस ऑफ 15 रुपीज़ 15 पर केजी। तो एक किसान है जो गेहूँ उगाता है और वो चाहता है कि भैया 50, उसके पास 50 क्विंटल गेहूँ है और वो 15 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचना चाहता है, लेकिन जब मार्केट में लेकर के जाता है तो उसका कितना बेचता है, बट ही इज़ एबल टू सेल ओनली 30 क्विंटल्स एट दिस प्राइस। लेकिन उस प्राइस पे केवल उसका 30 क्विंटल क्या गेहूं बिका, व्हीट बिका। सो दिस इज सप्लाई, दिस इज सप्लाई, दिस इज सेल। तो सेल और सप्लाई डिफरेंट होता है। आप ठीक है, आप माल लेकर के आइए, बिक गया तो सेल है और नहीं तो आप तो सप्लाई कर ही रहे हैं, टोटल माल जो लेकर के आए वो सप्लाई है। सो इन दिस केस द सप्लाई ऑफ व्हीट इज 50 क्विंटल, सप्लाई 50 क्विंटल हो गया, बट द एक्चुअल सेल इज 30 क्विंटल। लेकिन जो एक्चुअल सेल है वो हमारा 30 क्विंटल्स का है। सो दिस टू कंसेप्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ ईच अदर। तो इन दोनों कंसेप्ट में क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेल क्या होता है, सप्लाई क्या होती है। लाइक डिमांड सप्लाई ऑल्सो हैज़ 3 एलिमेंट्स। तो डिमांड में 3 एलिमेंट था, तो उसी तरीके से सप्लाई में भी 3 एलिमेंट है। वही है सेम कि भैया कितना क्वांटिटी है, किस प्राइस पर बेचेंगे, किस टाइम पे बेचेंगे। द डिफिनीशन ऑफ सप्लाई इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई। एक फर्म कितना सप्लाई करना चाहता है। हो सकता है कि मान लीजिए उसके पास 100 पैकेट कुरकुरे है, नहीं चाहता है कि हम 100 पैकेट सप्लाई करें यहाँ पर मार्केट में, ठीक है, बाद में देखेंगे, ठीक। तो जितना वो 100 में से वो केवल 20 पैकेट देना चाहता है, बाकी सप्लाई नहीं करना चाहता है। तो ये चीज़ है सप्लाई। भैया स्टॉक एक अलग रखे हुए हैं, हम देना कितना चाहते हैं वो है सप्लाई, अब बिकेगा कितना वो हो गया सेल। जैसे कि मान लीजिए कि 200 पैकेट कुरकुरे है, 100 नहीं 200 पैकेट ले लेते हैं कुरकुरे है किसी के पास, लेकिन वो बेचना चाहता है केवल 100 पैकेट, ठीक है, स्टॉक में इतना है, 1 टू सेल इतना, और 50 पैकेट बिकता है। सो दिस इज एक्चुअल सेल। तो ये हो गया आपका उसका स्टॉक कितना है, ये हो गया उसका सप्लाई, वो सप्लाई कितना देना चाहता है, और ये हो गया आपका कि सेल कितना करना है, सेल कितना हुआ, ठीक है। प्राइस वगैरह जो है इसमें प्राइस भी इंक्लूड करना है, इसमें टाइम पीरियड भी इंक्लूड करना है। तो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सप्लाई, कितना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है। द प्राइस एट विच इट इज़ विलिंग टू सप्लाई दैट क्वांटिटी, किस प्राइस पे करना चाहता है। एंड द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच इट इज़ विलिंग टू सप्लाई दैट क्वांटिटी, और किस समय में वो सप्लाई करना चाहता है, ठीक है। टाइम, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स डिमांडिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ए गुड। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई ऑफ ए गुड को अफेक्ट करेंगे। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, है ना। तो मेन डिटर्मिनेंट क्या है कि प्राइस। जैसे कि मान लीजिए कि प्याज जो होगा ₹100 पर केजी है, महंगा हो गया, ठीक है। कल था प्याज सपोज कीजिए कि ₹40 पर केजी, है ना, अभी आज हो गया ₹100 पर केजी। तो किसी के पास अगर प्याज रहेगा ना, कोई ठेले वाला है, सब्जी वाला है, उसके पास 10 केजी प्याज है, वो कहेगा कि हाँ पूरा ले जाओ, सब निकाल देगा कि ले जाओ, ठीक है। सो जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा वो क्वांटिटी ऑफर करेगा कि भैया सप्लाई ले लो, हमारे पास है माल। और सस्ता हो जाएगा तो कहेगा, मान लीजिए कि 40 का 30 हो गया, ₹30 पर केजी हो गया, तो कहेगा कि यार प्याज नहीं है, प्याज खत्म, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है ना उतना, तो कहेगा कि नहीं प्याज नहीं है, प्याज खत्म। तो कहेगा ना, आदमी देखते होंगे कई बार रखा रहता है साइड में, लेकिन कहता है कि नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, बिक गया, चाहे बिक गया, बहाना बना देता है, तो वो नहीं करना चाहता है सप्लाई। बट देखिए,
तो मेन डिटर्मिनेंट सप्लाई का क्या है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। महंगा होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में लोग सप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि उसको बेचने वाले को फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे कहें ना कि प्याज 40 रुपये के जी है, 40 से 100 रुपीज़ के जी हो जाएगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। जो किसान है वो पता लगा कि गेहूँ चावल सब छोड़ के खाली प्याज उगा रहा है, महंगा हो गया तो, क्योंकि किसान को लगता है कि उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, नो डाउट कि डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं तो सप्लाई के ऊपर ही फोकस रहेगा कि भैया किसी भी चीज़ का दाम अगर किसी को ज़्यादा मिलेगा तो वो चाहेगा कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचें। बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड ऑन आउटपुट ऑफ ए फर्म। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट को डिटरमाइन करेगा। जैसे कहें ना कि 40 रुपये पर केजी पे कल प्याज था, आज हो गया 100 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि वो 30 रुपये पर केजी खरीद के लाया है, तो एकदम हंसी खुशी भैया ले जाओ, 100 रुपये पर केजी में मिल रहा है, सब ले जाओ। और वहीं पर जहाँ पर अगर 30 रुपये पर केजी हो जाएगा तो कहेगा कि नहीं बेचेंगे, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। तो जितने में हम खरीद के लेके आएँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, खरीद के लेकर के आए हैं, जितने में हमको लागत लगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि भैया हमको प्रॉफिट कितना होगा। जैसे 40 रुपये के जी हम बेच रहे हैं, 30 रुपये के जी हम खरीद के लेके आए, ठीक है, 10 रुपये फ़ायदा होगा। और 30 रुपये हम खरीद के लेके आए, 100 रुपये बेच रहे हैं तो हमको 70 रुपीज़ पर के जी फ़ायदा होगा। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा सेल किस प्राइस पे हुआ, हमारा जो है खरीदा किस प्राइस पे गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, वेरियस इनपुट्स, अलग अलग इनपुट्स पे डिपेंड करता है। लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे गेहूँ उगाने के लिए, तो गेहूँ उगाने के लिए हम कितना रॉ मटेरियल लाएँ, हमने मज़दूरों को मजदूरी दी, हमने जो अपना पूंजी लगाए तो पूंजी को हम ब्याज पे लेकर के आए, तो उसका हमने उस पूंजी का हमने ब्याज दिया, उस पैसे का हमने ब्याज दिया। फिर जिस बिल्डिंग में हम गेहूँ रखेंगे उस बिल्डिंग का हम किराया भी दे रहे हैं। तो सब कुछ जोड़ के सब खर्चे हैं, ठीक है। तो दिस ऑल आर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सब को हम जोड़ेंगे, उसके बाद जो हम प्राइस पर बेचेंगे, तो जिस प्राइस पर बेचेंगे माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी द प्रॉफिट, जिसको कि एक प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। The supply of a commodity also depends on the technology used in the production of the commodity and many other factors. तो जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है इस पर भी डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि देखे होंगे कि जो आजकल ये है लकड़ी का काम जो होता है ना, वुड वर्क, ठीक है, वुड वर्क कारपेंटर भी करता है, और लकड़ी का काम जो है वो मशीन से भी हो जाता है, ठीक है, मशीन भी ले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्क्रू ड्राइवर को कसना है तो एक आदमी हाथ से कस रहा है, एक आदमी स्क्रू ड्राइवर कसने वाला मशीन लेके आया, दना दन कस दे रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसी काम को फटाफट किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देता है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। एक सेलर का या एक प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। द मेन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी आर, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी को डिटरमाइन करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबको डिस्कस करेंगे, पहले देख लीजिए 5 फैक्टर्स हैं। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर्स, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ठीक है। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी जो चीज़ें एक तरफ, ठीक है। कोरोना का पीरियड नहीं है, कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, प्याज का दाम 40 से 100 रुपये के जी हो गया, तो क्या करेगा कि वो जितना भी प्याज रखा हुआ है बेच देगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। सो अदर थिंग्स डिटरमाइनिंग सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, और वो ये मान के चल रहा है कि भैया सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का। इट मीन्स दैट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज, तो अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा प्राइस मिलेगा, तो ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा, है ना। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रोड्यूसर बनाएगा ही नहीं ना, बोले फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इसमें, और जिसमें बहुत फ़ायदा है, प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, उसको दना दन और बनाते जाएगा। सो अगर प्राइस और हम बात करें सप्लाई की, तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो सप्लाई इंक्रीज करेगा, प्राइस डिक्रीज करेगा तो सप्लाई डिक्रीज करेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप, सप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू
प्राइस। डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। More quantity of a commodity supplied at higher price and less quantity supplied at a lower price। ठीक है, तो more quantity, ज़्यादा quantity higher price पे सप्लाई होता है, कम quantity lower price पे सप्लाई होता है। For example, a seller of tomatoes is willing to sell 100 kg of tomatoes at a price of ₹40 per kg and only 50 kg at a price of ₹20 per kg। तो मान लीजिए कि एक किसान है, उसके पास 100 kg टोमेटो है, तो चाहता है कि भाई 100 केजी टोमेटो को जो है हम 40 रुपये पर केजी बेचें, और उसके बाद 50 केजी और भी है जिसको वो चाहता है कि हम 20 रुपये पे, अगर कोई इस प्राइस पे नहीं ले रहा है ना, 40 रुपये पे नहीं ले रहा है, तो हम 20 रुपये पे देंगे, लेकिन हम पूरा माल अपना नहीं देंगे। ठीक है, पूरा माल हम अपना नहीं देंगे। लेकिन देखिए 20 रुपये पे क्यों बेच रहा है फिर, जब वो देना ही नहीं चाहता, सस्ते पे क्यों बेच रहा है? नहीं बेचेगा तो ख़राब हो जाएगा ना टमाटर। तो भैया ठीक है, आज इंतज़ार कर लेते हैं, बाकी कल बेच लेंगे। तो ठीक है, तो 20 सस्ते दाम पे कम बेचना चाहता है और महंगा दाम होता है, तो जैसे कि मान लीजिए खेत में लगा हुआ है, ये टमाटर खेत में लगा हुआ है सपोज कीजिए, तो ख़राब तो होगा नहीं तुरंत। तो खेत में लगा हुआ है और कस्टमर नहीं आ रहा है, वो चाहता है 40 रुपये में हम बेचें, नहीं मिल रहा है कस्टमर 40 रुपये का, कस्टमर मिल रहा है 20 रुपये का, तो कहेगा कि हम खेत का पूरा नहीं बेचेंगे, अभी फसल रहने दो, 50 केजी हम तोड़ के बेच देंगे, बाकी का हम नहीं बेचेंगे। उसको अपने जीवन के लिए पैसा भी तो चाहिए ना, तो वो क्या करता है, वो 50 केजी का केवल सप्लाई करेगा, नहीं करेगा 100 केजी का। वहीं अगर 40 रुपये मिलता है तो कहता है भैया पूरा खेत का टमाटर जो है तोड़ करके बेच दिया जाए, फ़ायदा अच्छा हो रहा है। ड्यू टू दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप, की प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, द सप्लाई कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। तो जो सप्लाई का कर्व होता है वो कर्व ऐसा होता है आपका, यहाँ रहेगा आपका प्राइस, यहाँ रहेगा आपका सप्लाई, तो ये यहाँ पर इसका स्लोप ऐसे बनेगा, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। देखिए अपवर्ड स्लोपिंग राइट साइड में अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड राइट साइड में है। तो हमारा सप्लाई कर्व पे प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड सप्लाई ऑन द एक्स एक्सिस रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, सेकंड पॉइंट हो गया प्राइस, मतलब दूसरे रिलेटेड गुड्स से जो मेन आइटम का सप्लाई है वो कैसे फर्क पड़ता है उसको देखिए। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। ठीक है भाई, समझते हैं, लेकिन कैसे उसको समझिए। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज वी कैन प्रोड्यूस सेवरल गुड्स बाय यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है, तो उसी रिसोर्सेज से, जैसे कि एक जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी से आपका टेबल भी बन सकता है, चेयर भी बन सकता है, बेड भी बन सकता है, सोफ़ा भी बन सकता है, ठीक है, और अलमीरा भी, कपबोर्ड भी बन सकता है। तो टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग सामान हम बना सकते हैं, स्टूल बना सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह के सामान हम बना सकते हैं। दिस हेल्प द फर्म टू डाइवर्सिफाई एंड टाइड ओवर फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। तो ये जो है अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं, तो ये क्या करता है कि फर्म को, किसी भी जो बनाने वाला है, जो प्रोड्यूसर है, उसको अपने डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है कि हाँ भाई चलिए उसके पास चलते हैं, उसके पास सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी आदमी अगर सामान लेना चाहता है, कहीं पे मार्केट में जाना चाहता है, तो वो चाहता है ना कि एक जगह पे हमको सारा सामान मिल जाए, तो वो डाइवर्सिफाइड है। जो सेलर के पास जाना चाहता है ना, दैट सेलर इज डाइवर्सिफाइड, मतलब उसके पास हर चीज़ मिल जाएगा, इसीलिए हम जाते हैं। तो फर्म डाइवर्सिफाई होता है, क्यों होता है? दिस हेल्प्स, ये जो टेक्नोलॉजी है कि हम अलग अलग चीज़ बना पाएंगे, तो ये क्या होता है, इससे ये हेल्प करता है फर्म टू डाइवर्सिफाई एंड टाइड ओवर फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। तो मान लीजिए कि कभी टेबल की डिमांड कम है तो चेयर की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, बेड की डिमांड कम होती है, फिर कपबोर्ड की डिमांड है। जैसे फिर जो गारमेंट मैन्युफैक्चर है या कपड़ा वाला जो मैन्युफैक्चर है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर, जो बेडशीट बनाता है, जो कंबल बनाता है ना, तो बेडशीट भी बनाता है, कंबल भी बनाता है। जैसे ठंडे के दिन, ठंडा का मौसम आएगा तो बेडशीट की डिमांड कम हो जाएगी, कंबल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या है कि वो डाइवर्सिफाई कर पाएगा कि भैया अभी किस चीज़ का डिमांड है, नहीं तो फिर पूरा टाइम बैठे रहो, तो अभी किस चीज़ का डिमांड है हम उसको फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर कैन प्रोड्यूस आइदर पल्सेज और फूड ग्रेन्स बाई यूजिंग द रिसोर्सेज। जैसे कि किसान के पास खेत है, मजदूर है, ट्रैक्टर है, पानी निकालने के लिए मोटर पंप भी है, बिजली भी है, सब कुछ है। उसके पास खेत है, लिमिटेड खेत है, तो उस लिमिटेड खेत में या तो दाल उगा ले या फिर गेहूँ उगा ले, ठीक है। सो
अब क्या है कि भैया ये कैसे डिसाइड होगा, तो उसको ज़्यादा फायदा कौन देगा वो वही काम करेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ पल्सेज इंक्रीजेज इट बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर हिम टू मेक मोर प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज। तो अगर दाल का दाम ज़्यादा हो जाएगा, पल्स का दाम ज़्यादा हो जाएगा तो दाल उगाएगा, पल्स उगाएगा, और अगर गेहूं का दाम ज़्यादा हो जाएगा तो गेहूं उगाएगा, जिसमें उसका ज़्यादा फायदा होगा वो काम करेगा। तो डाइवर्सिफाई कर दिया ना आपने, और उसी रिसोर्स का यूज़ करके, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है, जैसे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सो ही विल डाइवर्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जहाँ अब फूड ग्रेन्स उगा रहा था, गेहूं चावल उगा रहा था, तो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट करके राइस पे ले आया, पल्सेस पे ले आया प्रोडक्शन को। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज। तो अब क्या होगा कि भैया जो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज है वो इंक्रीज करना चालू हो जाएगा, एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, गेहूं चावल का प्रोडक्शन वो कम करेगा, क्योंकि उसमें फ़ायदा कम दिख रहा है एंड पल्सेज में फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन डाइवर्सिफाइड रखेगा। क्यों डाइवर्सिफाइड रखेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं सामान लेने, तो हम चाहते हैं ना कि एक ही जगह हमको सारा सामान मिल जाए। तो भाई वो भी डाइवर्सिफाइड इसलिए रखेगा कि मान लीजिए कि उसके पास कोई कस्टमर आया, पूछा कि गेहूं का क्या रेट है, तो गेहूं का एक पर्टिकुलर बोल दिया कि 30 रुपये kg, तो उस कस्टमर को लगा कि भैया गेहूँ महंगा है। फिर पूछेगा आपके पास और क्या है, तो बोलेगा भैया दाल है। दाल कैसे है, तो बोला कि ₹120 पर kg, लेकिन मार्केट में इसी दाल की कीमत और ₹130 पर kg है, तो कहेगा ना भैया दाल दे दो। तो फर्म को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड में उसका हेल्प होता है। जैसे कहें ना कि अगर ठंडे का गारमेंट नहीं बनाएगा तो गर्मी का खाली कोई गारमेंट बनाएगा तो पूरा ठंडा वो बैठा रहेगा, वो दुकानदार बैठा रहेगा। सो द सप्लाई ऑफ पल्सेज विल इंक्रीज, तो सप्लाई ऑफ पल्सेज जो है वो किसान जो है वो इंक्रीज करेगा। इफ द प्राइस ऑफ पल्सेज इंक्रीजेज एंड द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज एट द सेम प्राइस, रिवर्स विल हैपन इफ द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज। तो कह रहा है क्या कि पल्सेज है और फूड ग्रेन्स है, तो इसका अगर दाम ऊपर होगा तो इसका सप्लाई नीचे करेगा, ठीक है, इसमें ठीक एक का सप्लाई ज़्यादा करेगा, एक का कम करेगा। अगर इसका सपोज कीजिए कि इसका अप हो गया, इसमें अच्छा उसको पैसा मिल रहा है, तो इसका सप्लाई वो अप कर देगा, ठीक है, इसका सप्लाई अप कर देगा एंड पल्सेस का सप्लाई कम कर देगा। अच्छा, क्यों कम करेगा, क्यों नहीं उतना ही पे रखा कि भैया पल्सेस को उतना ही पे रखा और इसको बढ़ा दिया। भैया रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, उतना ही तो खेत है उसके पास, एक्स्ट्रा तो है नहीं, उसी में करना है, तो भैया सेम क्वांटिटी करना है। तो भैया तो ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्शन जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा ना, उसी खेत में मैनेज करना है, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर इसका बढ़ाएगा तो इसको कम करना पड़ेगा, अगर इसको बढ़ाएगा तो इसको कम करना पड़ेगा। क्लियर है, तो जहाँ उसको ज़्यादा फायदा होगा वो काम करेगा। थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ इनपुट्स या फिर फैक्टर्स। तब देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि मजदूरी महंगा हो गया, ठीक है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम महंगा हो गया, बीज महंगा आ रहा है, तो वो कोशिश करेगा ना कि भैया इनपुट का दाम अगर हमको महंगा मिल रहा है तो हम उस चीज़ को छोड़ करके ऐसे चीज़ पे जाएं जहाँ पर इनपुट हमको सस्ता मिले। चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, वेज, रेंट और इंटरेस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए डिमांड, ठीक है। तो अगर इन सब का जो प्राइस है वो भी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज द मेन रॉ मटेरियल, तो क्लॉथ के प्रोडक्शन में क्लॉथ मेन रॉ मटेरियल है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कॉटन इंक्रीजेज, और कॉटन का प्राइस, जैसे ये कॉटन का शर्ट है, कॉटन से बना हुआ, तो अगर कॉटन का दाम महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ विल इंक्रीज, तो इस कपड़े को बनाने में जो कंपनी का खर्चा आया होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो महंगा खरीदा कॉटन। एट द सेम टाइम द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल डिक्रीज, और यही शर्ट अभी वो बाजार में सेम का बेच रहा है, सेम प्राइस पे बेच रहा है जितना पहले बेचा करता था, जबकि कॉटन का प्राइस उसको महंगा खरीद के आ रहा है, तो उसको फ़ायदा कम होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी उसकी इस शर्ट के बनाने की लागत लग रही है 500 रुपये और वो 700 रुपये का बाज़ार में बेच रहा है, ठीक है। पहले जो था वो शर्ट बनाता था 450 रुपये का और 700 रुपये में बेचता था, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे हो गया ₹200 न्यू प्रॉफिट, और पुराना पहले प्रॉफिट होता था 250 रुपये। तो यहाँ कॉटन का प्राइस बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, और सेम प्राइस पे बेच रहे हैं दोनों में। पहले भी 700 रुपये का ही था, अभी भी 700 रुपये का ही, तो पहले 250 रुपीज़ का प्रॉफिट था, अभी है 200 का प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाने से प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है।
एट द सेम प्राइस। ऑन द अदर हैंड इफ़ द प्राइस ऑफ कॉटन फॉल्स, लेकिन वहीं अगर कॉटन का दाम कम हो जाता है एंड सेम 700 रुपीज़ पे बेच रहा है, तो अब क्या है कि देखिए कॉटन का दाम हो गया, शर्ट बनाने में अब कीमत आ रही है ₹400, अब बेच रहे हैं भाई साहब सेम और ₹700 का, तो इनका न्यू जो प्रॉफिट हो जाएगा वो ₹300 हो जाएगा। प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया, प्रॉफिट यहाँ कम हो गया। ठीक है, तो अगर इनपुट का प्राइस कम हो जाएगा तो फिर भाई हमारा फ़ायदा जो होगा वो ज़्यादा होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा तो हम उस काम को ज़्यादा करेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द प्राइस ऑफ कॉटन फॉल्स, कॉटन का प्राइस का दाम कम होता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ क्लॉथ विल डिक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, 400 रुपये में बन जा रहा है। एंड हेंस द सप्लाई ऑफ क्लॉथ विल इंक्रीज, तो क्लॉथ का सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया बेचने में ज़्यादा फायदा हो रहा है, ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। द प्रॉफिट ऑफ अदर इनपुट्स विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए गुड इन द सेम मैनर। तो अदर जो इनपुट है, जैसे कि मजदूरी बढ़ गया, तो पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो शर्ट पहले 450 रुपीज़ में बन जा रहा था, अब वो 500 रुपये में बन रहा है। ठीक है, मजदूरी बढ़ गया, कॉटन का दाम नहीं बढ़ा, वेजेस जो है वो जो टेलर लोग हैं वो कह रहा है कि भैया हमारा तनख्वाह बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ा दिए, तो अब वो शर्ट 500 रुपीज़ में बन के आ रहा है। तो 500 में बन के आ रहा, तो प्रॉफिट जो है 200 रुपीज़ हो गया, कम हो गया। पहले 250 प्रॉफिट था। वही जो है नया मजदूर आया, बोला कि साहब हमको भी नौकरी पर रखो, हम कम पैसे पे काम कर देगा। तो कम पैसे पे काम कर देगा तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 400 रुपीज़ हो गया, 450 से 400 रुपीज़ हो गया, तो उसका प्रॉफिट 250 से 300 रुपीज़ हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इनपुट्स इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ गुड्स, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो। अब आता है 4th नंबर, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में हम क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। तो अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी क्या होगा, कॉस्ट हमारा कम होगा। जैसे कि अभी हमने कहा ना, जैसे कि एक कारपेंटर एक स्क्रू को कसने के लिए अगर वो स्क्रू ड्राइवर से कसता है तो उसको बहुत टाइम लगेगा, और वहीं अगर वो स्क्रू कसने वाला मशीन ले आता है, धना धन वो कसते हुए चला जाएगा, उसका टाइम जो है वो बचेगा। तो टाइम बचेगा तो जहाँ पर वो एक दिन में काम जितना कर पाता था उसका डबल काम कर पाएगा, मतलब ज़्यादा काम कर पाएगा ना। अब पूरा दिन वो 10 स्क्रूए कसने में लग रहा है, और वहाँ पर यहाँ पर क्या है कि मशीन लेकर के आया और वो स्क्रू जो है पूरा दिन लग रहा था, वो 10 मिनट में 10 स्क्रू कस के सामान तैयार करके दे दिया। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से हमारा जो काम है वो जल्दी निपटता है और इससे हमें फ़ायदा भी होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क हो पाता है। द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज एट द सेम प्राइस। एंड जब भैया काम जल्दी हो गया, एक आदमी जो पहले एक दिन पूरा दिन में एक काम कर पाता था, वही आदमी आज की डेट में टेक्नोलॉजी के हेल्प से, वही कारपेंटर टेक्नोलॉजी के हेल्प से पूरे दिन में 5 काम कर पा रहा है वो। ठीक है, जहाँ 10 स्क्रू ड्राइवर ठोक करके कोई चीज़ तैयार करता था, आज वो 10 स्क्रू ड्राइवर को 1 घंटे में कर लेता है, सपोज कीजिए। एंड वैसा 10 ठो चीज़ तैयार कर लेता है जो पहले वो एक टेबल या एक चेयर तैयार कर पाता था। ठीक है, the margin of profit will increase at the same price। तो मार्जिन हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विल इंक्रीज विथ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एट द सेम प्राइस। तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा सेम प्राइस पे। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया तो भैया हमारा काम जल्दी हो रहा है, तो हमारे जो है खर्चे बच रहे हैं, तो हमको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो फ़ायदा ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, उसी प्राइस पे सेम प्राइस पे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे भैया, और भी माल ले लो, ज़्यादा माल सप्लाई करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ ए फर्म यूजेज एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, वही कहना पुराना ज़माने का स्क्रू ड्राइवर से कस रहे हैं, एक दिन में एक टेबल कस के दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो सप्लाई भी कम होगा, है ना भाई। अब पहले कहाँ एक दिन में एक टेबल कस पा रहा था, उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा था, सप्लाई भी कम हो गया, भाई फ़ायदे नहीं हो रहा है इस काम में, तो हटाओ यार। ठीक है, जितना आदमी रखे हुए हैं, अब एक आदमी रखे हुए हैं, एक आदमी एक टेबल एक दिन में बना रहा है, सप्लाई भी तो एक टेबल का ही होगा ना, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि 10 आदमी रख लेंगे, है ना। और वही आदमी जब हम नया स्क्रू ड्राइवर लेकर के आए, मतलब ऑटोमेटेड वाला मशीन वाला लेकर के आए, तो अब वही एक आदमी एक दिन में 10 टेबल को कस दे रहा है।
ठीक है। तो हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, एक सप्लायर को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है तो सप्लाई ज़्यादा करेगा। द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट विल डिक्रीज, तो मैनुअली काम करिएगा तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। सो द फर्म विल डिक्रीज इट सप्लाई एट द सेम प्राइस। तो फर्म भी नहीं चाहेगा ना यार इसमें तो कुछ फ़ायदे नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा होते हो, तो फिर क्या कर लें, तो भैया सप्लाई भी कम कर देगा उसका। दिस इज द मेन रीजन दैट द फर्म्स आर ट्राइंग टू यूज़ बेटर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जो है फर्म्स जो है वो बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। अब जैसे देखिएगा कि पेंट कराने में अब एक पेंटर पेंट ब्रश से ऐसे मार रहा है, और आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गया है स्प्रे पेंट एकदम दनादन, जहाँ पूरा एक दिन लगेगा एक कमरे को पेंट करने में, आज की डेट में एक पेंटर एक दिन में पता लगा 2-3 कमरा निपटा दे रहा है। तो विथ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, because it not only reduces the cost of production per unit but also improves the quality of product, क्योंकि एक हाथ से करने में और एक मशीन से करने में क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और साथ के साथ काम भी फटाफट हो रहा है। चलिए फिफ्थ पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। If the government reduces the excise duty on the production of a commodity, the cost of production per unit of the commodity will decrease. The margin of the profit will increase at the same price, so the producer of the commodity will increase its supply. अब मान लीजिए कि सरकार जो है टैक्स कम कर देती है ना, टैक्स कम कर देती है, तो टैक्स अगर कम कर देती है तो फिर क्या होगा कि भाई हमको फ़ायदा ज़्यादा होने लग जाएगा, ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा होने लग जाएगा, तो हमने कहा ना कि भाई जिस काम में ज़्यादा फ़ायदा होता है तो आदमी वही काम करना चाहता है, तो वो आदमी प्रोड्यूसर सप्लाई ज़्यादा करने लग जाएगा, सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करने लग जाएगा, तो ठीक है। तो टैक्स रेट अगर कम होगा सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करेगा, टैक्स रेट अगर ज़्यादा होगा तो सप्लायर कम सप्लाई करेगा। इट हैपन्स व्हेन द गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। टैक्स रेट गवर्नमेंट कम क्यों करती है, जैसे कि उसके ऊपर क्या नाम है, प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर या प्याज के इंपोर्ट के ऊपर, मतलब बाहर से कंट्री से अगर हम प्याज मंगाते हैं तो बैन लगा हुआ होता है, ठीक है, बैन लगा होता है कि नहीं मंगा सकते, क्यों, क्योंकि इंडिया के किसान जो हैं वो बैडली इफेक्ट होंगे। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब प्याज का रेट बहुत महंगा हो जाता है, त्राही मच जाती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इंपोर्ट ड्यूटी हटा लो, जीरो कर दो, बाहर से मंगाओ और प्याज को सस्ता बेचना है, ठीक है, सस्ता करो। तो फिर गवर्नमेंट जो है जब चाहती है कि भैया प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है। प्रोडक्शन मतलब आ गया ना बाहर से, सप्लाई ज़्यादा आ गया प्याज का, जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी कम हुआ, ठीक है भाई, कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंगाइए पाकिस्तान से प्याज, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो सब दनादन ट्रक भर भर के प्याज आ रहा है, फिर यहाँ पर अच्छे रेट में एकदम मतलब सस्ते रेट में प्याज हमको मिलना चालू हो जाता है। तो जब कोई चीज़ को चाहती है गवर्नमेंट की ज़्यादा अमाउंट में आए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कम कर देती है। On the other hand, to discourage the production of some harmful goods like cigarettes, liquor, etc., the government increases the rate of excise duty on production of such goods. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमको प्रोडक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या करती है उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देने के कारण क्या होता है, जैसे कि सिगरेट पे, अल्कोहल पे टैक्स ज़्यादा है तो महंगा हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा लगाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है, लोग नहीं खरीदेंगे, बनाने वाले को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। जब बनाने वाले को फ़ायदा ही नहीं होगा तो बनाने का भी प्रोडक्शन भी कम करेगा ना। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम करना तो उसके ऊपर टैक्स भर भर के लगा देती है। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, टैक्स लगा देने से प्राइस इंक्रीज कर जाता है, एंड द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज डिक्रीजेज, और उस तरह की कमोडिटी का सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है। चलिए सिक्स्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है। मेन जो है फर्म का ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, तो प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी कमोडिटी के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है जनरली, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर टू गेट टू नहीं लिखा है, जनरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोड्यूसर इज गेट, नहीं यहाँ देखिए नहीं, उसकी बुक में टू छूटा हुआ है, इज टू गेट मैक्सिमम, इज टू गेट मैक्सिमम नहीं, ठीक है, इज टू
हाँ, इज टू गेट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जनरली, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो समाज सेवा में काम करते हैं, ठीक है, समाज सेवा में काम करते हैं, तो डिपेंड करता है ना, जो समाज सेवा में काम करते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ सप्लाई करेंगे, जो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो ज़्यादा प्राइस पे सप्लाई करेगा, ठीक है, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, कम प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। लेकिन जिसका समाज सेवा सोशल सर्विस है तो भैया प्राइस से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है, प्राइस किसी चीज़ का महंगा हो रहा है चाहे सस्ता हो रहा है, वो चाहेगा कि भैया मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकल जाए, ठीक है। और नहीं भी, उस पर भी नहीं कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं भी निकल रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोगों को देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो हम यहाँ पर इस इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे भाई, मतलब जो भी आदमी काम कर रहा है दैट इज़ फॉर प्रॉफिट, कि उसको फ़ायदा हो, उसको इनकम हो। यहाँ सोशल की बात हम नहीं करेंगे। सो प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड एट हायर प्राइसेस। फ़ायदा कब होगा? जब ज़्यादा कीमत पे बिके। तो हर फर्म का एम होता है, हर दुकानदार का एम होता है महंगा से महंगा ज़्यादा कीमत पे बेचें। सो ही इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एट हायर प्राइस एंड डिक्रीजेज इट सप्लाई एट ए लोअर प्राइस। तो वो क्या करता है, किसी भी कमोडिटी का जो सप्लाई है वो ज़्यादा प्राइस पे हाई कर देता है और कम प्राइस पे लो कर देता है। जैसे कि किसान है, जैसे कहें ना खेत में लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, ठीक है, वो चाहता है कि 100 kg बिके हमारा 40 रुपीज़ पर kg पे, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया 100 kg हम 40 पे नहीं लेंगे, हम 20 रुपये पर kg पे लेंगे। तो बोल रहा ठीक है 50 kg से हम ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो जहाँ 40 रुपीज़ पर kg पे वो 100 kg बेचने को रेडी था, वहीं पर 20 रुपीज़ पर kg में वो किसान टमाटर को ओनली 50 kg बेचना चाहता है। तो हायर प्राइस पे वो ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करेगा, लोअर प्राइस पे वो कम सप्लाई करेगा। बट समटाइम्स द प्रोड्यूसर मे बी इन मैक्सिमाइजिंग हिज सेल्स एंड नॉट इन मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो चाहता है कि हमारे मैक्सिमम सेल हो, पूरा बाजार पे कब्जा कर लें। जैसे जियो, ठीक है, शुरू में क्या दिया कि भैया फ्री 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 फ्री, तो पूरे बाजार में कब्जा कर लिया कि भैया सेल्स बढ़ाओ, अब बाद में हम उसको लपेट लेंगे। तो पहले सेल्स बढ़ा दिया, ठीक है जी, फ्री 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 सबको आदत लगा दी, अब उसका पैसा चार्ज कर रहा है जियो, ठीक है। तो ये होता है कि कभी वो भी होता है कि भैया मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम सेल कर लो, फाइनली पर्पस प्रॉफिट होता है लेकिन बाद में, ठीक है, वो बाद में हम अचीव करेंगे, पहले लोगों को आदत लगा देते हैं। सो बट समटाइम्स द प्रोड्यूसर मे बी इन मैक्सिमाइजिंग हिज सेल्स को मैक्सिमाइज करेगा एंड नॉट इन मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देता है। एज ही वांट्स टू कैप्चर द मार्केट, क्योंकि उसको मार्केट को कैप्चर करना है। जैसे जियो ने किया, फ्री में बांटा, आज वो पैसा ले रहा है, उतना ही पैसा ले रहा है जितना बाकी के ले रहे हैं, एयरटेल वगैरह ले रहे हैं। और इस फ्री के बांटने से बहुत सारे प्लेयर मार्केट से ही ख़त्म हो गए। जैसे यूनिनॉर हुआ करता था, एक यूनिनॉर, वो देखिए वोडाफोन आइडिया को मिल करके एक करना पड़ गया, और भी बहुत सारे कंपनीज थे, सब खत्म, सबका पत्ता साफ कर दिया। इन दैट केस ही गोज ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई। तो उस केस में क्या करता है कि सप्लाई को इंक्रीज करते जाता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। फ्री पे फ्री बांटा था जियो, सो ही गोज ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई सो लॉन्ग हिज टारगेट इज नॉट अचीव। तो जब तक कि उसका टारगेट पूरा नहीं हो जाए, घर घर में जियो नहीं पहुंच गया, आदत नहीं लग गई लोगों को इंटरनेट चलाने की, तब तक वो फ्री में बांटा। कैन प्रॉफिट टारगेट इज नॉट अचीव्ड, प्रॉफिट इज नॉट एडवर्सली एंड प्रॉफिट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। तो जब तक कि उसका टारगेट अचीव ना हो जाए और प्रॉफिट में लॉस भी ना हो, ऐसा नहीं है कि लॉस होना चालू हो जाए, ठीक है, भाई जो हम अपना पर्पस सोच करके आए हैं उस पर्पस से हम डाइवर्ट हो गए, तो नहीं। तो जियो एक समझ के आया था कि भैया हम इतना पैसा जो है लगाएंगे, फ्री फोकट में बांटेंगे, और उसके बाद दनादन नोट छापेंगे, ठीक है। तो नोट छाप ही रहा। ही मे इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस टू एनी एक्सटेंट, ठीक है। तो सेम प्राइस पे, सस्ते पे ही ले जाओ कि भाई जितना चाहिए, जितना सप्लाई, जितना सिम ले जाए। एक आदमी दो को सिम लेकर के बैठा था, दो मोबाइल, उसमें 4 सिम लगा हुआ है फ्री का इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो आज उनकी आदत लग गई है और उनको चलाना ही पड़ रहा है। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 19.1 को देखिए। डिफाइन सप्लाई, सप्लाई को डिफाइन कीजिए।
सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, सप्लाई क्या होता है कि एक फर्म या एक सेलर किस क्वांटिटी पे अपना सामान देना चाहता है, किस प्राइस पे देना चाहता है, किस टाइम पे देना चाहता है। ठीक है, तो हमने तो स्टार्टिंग में बताया, ये रहा इसका डेफिनेशन, देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई? ठीक है, सप्लाई का मतलब क्या है कि भैया सेम, कि एक फर्म या एक सेलर किस क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी किस प्राइस पे किस समय पे देना चाहता है, उसका मतलब है सप्लाई। 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, 3 डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। ठीक है, तो ये रहा प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। हाउ डज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी? तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो हम उसका सप्लाई भी ज़्यादा देंगे, तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर इस तरीके से करना होता है। 5th नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स ऑन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी? तो प्राइस ऑफ इनपुट पे चेंज होने से सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि मजदूरी महंगा हो गया तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया ना। अब कॉटन वाला जो बताए थे कि कॉटन का दाम महंगा हो गया, तो चाहेगा ना कि भैया शर्ट में अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम उसके सप्लाई को कम कर दें। ठीक है, तो जो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट, तो इनपुट का प्राइस अगर महंगा होगा इनपुट, ठीक है, तो सप्लाई कम होगी। इनपुट सस्ता होगा, सस्ता हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सस्ता होने से उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एज इट इज़ लिखना है। 6th नंबर, हाउ डज चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी? तो अदर रिलेटेड गुड्स कैसे सप्लाई ऑफ कमोडिटी को अफेक्ट करता है? जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, हमने डिस्कस किया था ना कि वो पल्स उगाएगा या फिर वो फूड ग्रेन उगाएगा, गेहूं उगाएगा, तो किस पर डिपेंड करेगा कि फ़ायदा ज़्यादा किस में है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो उसी तरीके से रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। अगर रिलेटेड गुड में फ़ायदा ज़्यादा है तो रिलेटेड गुड की तरफ स्विच करेगा। जैसे चावल एंड दाल में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो दाल की तरफ स्विच करेगा। ठीक है, ये रहा, इसको देख लीजिएगा। सप्लाई का फंक्शन, हम जानते हैं कि सप्लाई जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, दिस इज प्राइस ऑफ इनपुट या फैक्टर्स, दिस इज प्राइस ऑफ, यहाँ पर दिस इज टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। फिर टैक्स रेट, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्स रेट पे भी डिपेंड करता है। और जी, गोल या ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करता है कि हमको रिलायंस जियो, हमको फ्री में बांट के पूरा मार्केट कैप्चर कर लेना है। सो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ supply is a function of all these parameters. Supply is a function of price of the commodity, supply is a function of price of other related goods, supply is a function of price of inputs, supply is a function of technology, supply is a function of tax rate, supply is a function of goal or objective of the firm कि profit maximization या sales maximization, market capture. When the relationship between quantity supplied and the determinants of supplied is expressed mathematically in an equation, it is called a supply function. तो जब हम इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा देते हैं सप्लाई, ठीक है, फंक्शन में, तो फिर हम कहते हैं उसको सप्लाई फंक्शन। ठीक है, सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ दिस। चलिए देखेंगे उसको। टिपिकली सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। नॉर्मली जो है सप्लाई फंक्शन को हम प्राइस और क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, कीपिंग ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई एज कांस्टेंट। बाकी सबको हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी के ऊपर रिलेट करते हैं, मान के चलते हैं कि भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर इज आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट रेट चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक, तो इसके ऊपर हम प्राइस को रिलेट करते हैं। ठीक, इट शोज द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ सेलर सप्लाइज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस। तो ये बताता क्या है सप्लाई फंक्शन एस एन इज इक्वल टू एफ पी एन। तो ये बताता है कि भैया एक सेलर किस प्राइस पे कितना गुड्स निकालना चाहता है। अब देखिए एक सप्लाई फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है QS, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू -15 + 3P। ठीक है, तो 3P प्राइस पे P प्राइस पे वो अपना
ये रहा सप्लाई फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब तक कि 50 मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्राइस है, यहाँ पर देखिए क्यू एस इज इक्वल टू, अगर हम प्राइस पी इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्यू एस इक्वल टू -15 प्लस 3 इंटू 5, सो -15 माइनस प्लस 15, ये हो गया 0। मतलब कि प्राइस अगर 5 होगा तो वो 0 क्वांटिटी नहीं देना चाहता है, मतलब 5 से ऊपर प्राइस हो तब जा करके वो क्वांटिटी निकालेगा, क्वांटिटी सप्लाई करेगा। ठीक है, इस फंक्शन का ये मतलब हो गया कि भैया 5 और से 5 रुपीज़ कह लीजिए या 500, जो एक यूनिट से, एक 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, 1 यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है, 5। तो ये ₹5 भी हो सकता है, ₹500 भी हो सकता है, मतलब 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट, तो ये दिस इज P इज 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस है अगर 5 से चेंज होता है, मान लीजिए कि रुपीज़ में ही मान के चलते हैं हम, 5 रुपीज़, अगर किसी क्वांटिटी किसी चीज़ का फंक्शन जो है सप्लाई का फंक्शन ये रहा, तो अगर 5 रुपये मिल रहा है तो वो बिल्कुल सप्लाई बोले हाथ जोड़ देते हैं भाई, 0 क्वांटिटी नहीं देंगे। 6 रुपये पे कितना क्वांटिटी देगा, देखिए क्यू एस इज इक्वल टू -15 प्लस 3 इंटू 6, तो ये हो गया -15 प्लस 18, 3 क्वांटिटी देगा। वहीं अगर 7 रुपीज़ हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। तो जैसे जैसे उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। तो ये हमारा सप्लाई फंक्शन हो गया। ठीक है, द साइन बिफोर पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके आगे का जो साइन, प्राइस का जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, विच इंडिकेट दैट प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो ये बताता क्या है कि जो है प्राइस और सप्लाई का जो क्वांटिटी वो डायरेक्टली रिलेटेड है, प्राइस ज़्यादा मिलेगा सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम मिलेगा सप्लाई कम होगी, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन है। एंड द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, सप्लाई कर्व ऐसे था ना, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। ठीक है, here +3 means that every unit increase in price there is an increase of 3 unit in supply। तो कह रहा है क्या कि every एक यूनिट इंक्रीज इन प्राइस पे, जैसे कि 5 रुपये से 6 रुपये इंक्रीज कर दिया तो 3 यूनिट बढ़ा दिया, 6 रुपये से 7 रुपये कर देगा तो यहाँ पर 6 यूनिट प्रोडक्शन करेगा, मतलब 3 यूनिट बढ़ाते जाएगा हर यूनिट इंक्रीज इन प्राइस पे प्रोडक्शन। ठीक है, करके देखिएगा 7 पे कितना आएगा, Q7 इज QS एट 7 रुपीज़, तो ये आ जाएगा आपका 6, QS एट 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 9। तो हर इंक्रीज 1 यूनिट इंक्रीज इन प्राइस 3 क्वांटिटी इंक्रीज कर देगा, 3 यूनिट क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर देगा। -15 इज द सप्लाई फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स द पॉइंट एट विच द सप्लाई और सप्लाई कट्स एक्स एक्सिस, वी कैन देखिए, ठीक है, तो ये जो हो गया -15 मतलब ये हो गया कि भैया कट एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब मिनिमम कितना प्राइस पे हम देंगे। तो जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे ना, तो इसका ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके का बनेगा, यहाँ पर हो गया ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि भाई मिनिमम जो हम सप्लाई स्टार्ट करेंगे वो कितने से स्टार्ट करेंगे, तो मिनिमम हम सप्लाई किस क्वांटिटी पे स्टार्ट करेंगे, किस प्राइस पे स्टार्ट करेंगे, तो एट प्राइस 5 रुपीज़। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर प्राइस इज 6। ठीक है, ये देखिए यहाँ प्राइस 6, तो यहाँ क्वांटिटी हो गया 3, यहाँ पर प्राइस 7, ठीक है, दिस इज 7, तो यहाँ क्वांटिटी हो गया आपका 6। क्लियर है, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए प्राइस ऑफ यूनिट 5 रुपीज़ पे 0 क्वांटिटी, 6 रुपीज़ पे 3 क्वांटिटी, 7 रुपीज़ पे 6 क्वांटिटी, 8 रुपीज़ पे 9 एंड 9 रुपीज़ पे 12। मतलब पर यूनिट 1 रुपये यहाँ दाम बढ़ रहा है ना, यहाँ 1 चेंज आ रहा है, यहाँ 3 का चेंज आ रहा है, 3 यूनिट का एक्स्ट्रा सप्लाई करने लग जाता है वो, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। द एवर टेबल शोज दैट फॉर प्राइस लेवल्स मोर देन ₹5, मतलब अगर प्राइस और ₹5 से ज़्यादा होगा तभी सप्लाई करेगा, नहीं तो माल रखे रहेगा, नहीं सप्लाई करेगा। देयर इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी सप्लाइड, तब जाके सप्लाई स्टार्ट होगा। बट फॉर ₹5 और लेस देन ₹5 द सप्लाई
ऑफ कमोडिटी एक्स इज 0 बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी निगेटिव। लेकिन अगर 5 रुपये से कम रेट जाता है तो सप्लाई जो है वो 0 होगा, क्योंकि सप्लाई निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई अच्छा कितना रुपये मिल रहा है, कि भाई ऐसा है कि बोला कि भाई 5 रुपये में नहीं लेंगे 4 रुपये में दीजिए, तो ये थोड़ी बोलेगा कि 4 रुपये में दीजिए, तो हम फिर क्या बोलेगा वो कि 4 रुपये में चाहिए तो आप ही हमको ला के दे दीजिए, है ना। हाथ जोड़ते हैं, 4 रुपये में तो आप लेकर के आइए, हम खरीद लेंगे, तो वो सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, 5 रुपीज़ से एवब में ही सप्लाई करेगा, 5 रुपीज़ में 0 सप्लाई, एंड उसके नीचे तो कह देगा भैया आप हमको दे जाइए, हम ले लेंगे आपसे। ठीक है, निगेटिव पता लगा कि कस्टमर गया था, कस्टमर से वो खरीदना चालू कर दिया। अब आते हैं हम लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये लॉ क्या कहता है? द लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी व्हेन ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट है, ना टैक्स रेट बढ़ रहा है, ना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सेम चीज़ सब सेम लेवल पे है, ना इनपुट का प्राइस बढ़ रहा है, ना रिलेटेड गुड का प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, सब कांस्टेंट है। तो भैया प्राइस से सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी होगा। प्राइस ज़्यादा होगा सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगी। दिस लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना, डायरेक्ट रिश्ता है। भैया तुम जाओ ऊपर जाओगे हम भी ऊपर जाएंगे, तुम नीचे जाओगे हम भी नीचे जाएंगे। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी, अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई और रिमेनिंग कांस्टेंट। तो बाकी सब फैक्टर अगर कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो मजदूरी बढ़ रहा है, ना रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ रहा है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ना टेक्नोलॉजी कम ज़्यादा हो रहा है, ना ही टैक्स रेट कम ज़्यादा हो रहा है, तब ना ही उसका जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो रहा है, तब प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस। तो क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस कम होगा तो भैया हाथ जोड़ते हैं, भैया हमारे पास इतना ही माल है, बोले वहाँ तो दिख रहा है, बोले सब बिक गया है, हाथ जोड़ते हैं। एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या क्या एजम्पशंस हैं? ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वही उसी को हम एजम्पशन ले लेते हैं। द फ्रेज अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ सप्लाई शोज द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। तो वही हम क्या चीज़ को लेते हैं कि भैया कांस्टेंट, तो वही हो गया हमारा एजम्पशंस। द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी आर। तो जो मेन फैक्टर है जो सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म एक्सेट्रा। तो ये हो गया इन जो ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ऑल दीज फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब का सब कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या एजम्पशन है। द फॉलोइंग आर द मेन एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स शुड रिमेन द सेम, चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, मजदूरी महंगा नहीं होना चाहिए, मजदूरी सस्ता नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज। ठीक है, टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी रहेगा, चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नहीं कि खूब प्रोडक्शन करना सस्ता कर दिया, नहीं, सेम टैक्स रेट शुड बी सेम, नो चेंज। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म शुड नॉट चेंज, और फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो लॉ ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड है कि भाई सप्लाई केवल प्राइस पे चेंज करेगा, प्राइस उसका कम होगा सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा होगा सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस व्हेन ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। तो ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, दीज ऑल अदर आर एजम्पशंस। यही हैं, ये रहा 5 एजम्पशंस। चलिए अब देखते हैं हम इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है कि एक दुकानदार जो है सप्लाई कर रहा है वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई, या एक फर्म या एक सिंगल प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि एक फर्म एक सिंगल दुकानदार है, पूरा मिलकर के दुकानदार, पूरा मिलकर के फर्म जो सप्लाई करें, दैट इज मार्केट सप्लाई। जैसे डिमांड था ना, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, उसी तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। आइए इंडिविजुअल सप्लाई को देखिए। इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। जैसे एक ठेला वाला है, सब्जी लेकर के आया, क्योंकि भैया इस प्राइस पे देंगे, इतना माल मटेरियल है हमारे पास, इस समय हो रहा है सोमवार दोपहर 2 बजे, ठीक है, एक ठेला वाला आया सब्जी लेके, 20 किलो आलू है हमारे पास, 20-30 रुपये केजी देंगे। वहीं पर दूसरा और 4 ठेला वाला आ गया। तो जो एक ठेला वाला अपना ऑफर कर रहा है दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई, और जब सारे ठेला वाले मिलके जितना ऑफर कर दैट इज मार्केट सप्लाई। ठीक है, तुम नहीं देगा तो हम उधर से ले लेंगे, तो मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई इज द कलेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, जितना भी हैं फर्म्स, सब फर्म्स का इन द मार्केट ऑफ ए कमोडिटी, एक किसी एक सामान का, एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, और पर्टिकुलर क्वांटिटी एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Market supply tells us the total, यहाँ told नहीं, total tells us the total availability of a commodity which can be used to meet the total element of the commodity। मतलब total availability, मार्केट सप्लाई क्या बताता है कि भैया पूरे मार्केट में कितना अवेलेबल है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या बताता है कि भैया हमारे दुकान में कितना अवेलेबल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल दुकान में या इंडिविजुअल सप्लायर के पास कितना अवेलेबल है। मार्केट सप्लाई कैन बी डिजायर्ड बाय समिंग अप द सप्लाई ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फर्म्स इन द मार्केट। तो मार्केट सप्लाई हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जितना लोग भी सप्लाई करने वाला, ऑल सप्लायर का सप्लाई को प्लस कर दीजिए। इसके पास 20 किलो, इसके पास 50 किलो, इसके पास 80 किलो है, सबको जोड़ दीजिए, दैट इज मार्केट सप्लाई। अब एक देखिए सप्लाई शेड्यूल। ठीक, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड शेड्यूल हमने देखा था, तो यहाँ पे है एक सप्लाई शेड्यूल। तो भाई एक जो फर्म है, ठीक है, एक फर्म जो है वो किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल करना चाहता है। जैसे कि 100 kg वो किसान सेल करना चाहता था 40 रुपीज़ पर kg पे टोमेटो, है ना, ₹40 पर kg पे, एंड 50 kg सेल करना चाहता था ओनली एट ₹20 पर kg पे। ठीक है, तो किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी सेल करेंगे ये बताता है हमारा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल कैन बी 2 टाइप्स, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक, अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, व्हेन वी प्रेजेंट अ सिंगल फर्म, एक सिंगल प्रोड्यूसर का, एक सिंगल सेलर का जब हम सप्लाई शेड्यूल देखते हैं, दैट इज सिंगल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। विलिंगनेस टू सेल डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, वी गेट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जैसे अभी था ना इंडिविजुअल, 100 kg हम बेचेंगे, किलोग्राम प्राइस पर kg था कि भैया 100 kg बेचेंगे 40 रुपये पे, एंड 20 रुपये प्राइस हो जाएगा तो 50 kg टोमेटो बेचेंगे। तो ये हो गया इंडिविजुअल। तो ऐसे ही ABCD बहुत सारे सेलर होंगे, तो सबका जोड़ दीजिएगा ना, तो फिर हमको मिलेगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, देखिए मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज कंस्ट्रक्टेड बाय समिंग अप द सप्लाईज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फर्म्स। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल फर्म्स है सबका सप्लाई शेड्यूल को जोड़ दीजिए एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग प्राइस पे, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल, यहाँ ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि वो किसान एक ही टाइम पे अगर कोई तो उसके पास आता है 40 रुपये पर kg देता है तो 100 kg दे देगा, और उसी समय में कोई आता है कि भैया 20 रुपये पर kg देंगे तो वो 50 kg देगा। ठीक है, तो टाइम इज सेम बट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफर कर रहा है। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द टोटल सप्लाई ऑफ गुड by all the firms at different price during a given time period। तो मार्केट सप्लाई क्या है, एक टेबल है, ये रहा एक टेबल, है ना, कि भैया 25 रुपये पर kg है, चीनी का दाम 25 रुपये पर kg है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, 3 दुकानदार हैं, एक बी सी। अब ये जो बोल रहा है कि भैया 25 रुपये पे हम 100 kg देंगे, ये बोल रहा है 200 kg देंगे, ये बोल रहा है हम नहीं देंगे, हमारे पास खत्म है, जाओ।
लेकिन जैसे ही बोले ना कि भैया 30 रुपये देंगे तो ये कहता है हमारे पास 100 kg हम देंगे। हाँ ठीक है, आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही बोलते हैं कि भैया 35 रुपीज़ पर kg, तो ये बोलता है हमारे पास 200 kg है, ये बोलता है हमारे पास 400 kg है, ये बोलता है हमारे पास 300 kg है। फिर 45 रुपीज़ पर kg पे ये बोलता है हमारे पास 400 kg है, ये बोलता है हमारे पास 600 kg है, ये बोलता है हमारे पास 500 kg है। तो 45 रुपीज़ पर kg पे ये इंडिविजुअल सप्लाई एट ऑफ ए, ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी, ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ सी। लेकिन टोटल सप्लाई जिसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई, इसको तीनों को ऐड कर देंगे। सो 500 प्लस 600 प्लस 400, ये आ गया 1500। दिस इज द मार्केट सप्लाई। और जब हम इस टेबल को बना लेंगे तो ये हो गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ बी एट डिफरेंट प्राइस एक पर्टिकुलर टाइम पे, इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ सी, ये हो गया ए बी सी, तीनों को जोड़ देंगे तो मार्केट सप्लाई कितना मार्केट में मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। द मार्केट सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। तो मार्केट सप्लाई जो है वो नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट कितने हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म्स रहेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगा ना टोटल सप्लाई, ठीक है। चलिए अब सप्लाई कर्व क्या होता है। सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली हम बता देंगे तो वो हो गया सप्लाई कर्व। इट शोज द क्वांटिटी दैट द फर्म्स इन द मार्केट आर विलिंग टू सप्लाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। तो वही बताता है, वो टेबल में था, सप्लाई शेड्यूल एक टेबल में बना था, सप्लाई कर्व एक हम कर्व बना लेंगे, जैसे हमने बताया था ना आपको, ये वाला ऐसा वाला कर्व बना लेंगे। ये हो गया प्राइस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी या सप्लाई, ठीक है। कि भाई यहाँ पर 50 रुपये पे ये बेचेगा 20 रुपीज़ पर kg पे 50 kg बेचेगा टमाटर, एंड 40 रुपीज़ पर kg पे 100 kg बेचेगा टमाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऐसे बनेगा ग्राफ, देखिए इस तरीके से बन रहा है, ठीक। 0 रुपीज़ पे नहीं बेचेंगे, चलो यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज द सप्लाई कर्व। और इसी को जब हमने टेबल में लिखा था कि भैया 20 पे 50 kg, 40 पे 100 kg, दिस इज सप्लाई शेड्यूल। समझ गए। तो कर्व बनेगा तो सप्लाई कर्व, टेबल बनाएंगे तो सप्लाई शेड्यूल। अब इसमें भी दो तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। तो इंडिविजुअल का बनाएंगे इस तरीके से, ये इंडिविजुअल का है तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो जाएगा। मार्केट का बनाना है तो सबको यहाँ पर सबका क्वांटिटी जोड़ के लिखिए, ठीक है, प्राइस तो वही रहेगा, और यहाँ पर सबका क्वांटिटी जोड़ के लिखिए। जिससे देखिए इसका इंडिविजुअल और इसका वो बता देते हैं हम आपको बनाना है, इसका यहाँ ए का बता देते हैं इंडिविजुअल कैसा बनेगा। तो यहाँ लिखा है ना 25 रुपये पे, यहाँ आ गया 25, फिर 30, यहाँ रुपीज़ कर लिए 30, फिर यहाँ 35, फिर यहाँ हो गया 40 एंड 45, ये हो गया प्राइस पी इधर, और क्वांटिटी क्यू इधर। कितना क्वांटिटी है 100, 200, 300, 400, 500। तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ देखिए 25 पे 100 क्वांटिटी, 30 पे 200, 35 पे 300। तो आ जाइए बनाइए। तो ये रहा 25 पे 100, ठीक है, 30 पे 200, फिर 35 पे 300, फिर 40 पे 400, और 50 पे ये 50 होगा ना, सॉरी दिस इज शुड बी 50, ये 50 पे आपका 50 पे हो रहा है यहाँ पर 500। तो सबको जोड़ देंगे हम, जब हम सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा सप्लाई बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ से देखिए, यहाँ से जोड़िएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ से ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे, इससे नीचे नहीं ना बेचना चाहता है, तो यहाँ से हम जोड़ दिए। तो ये बन गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब हमको बनाना है भाई मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है, ये मार्केट सप्लाई कर्व। तब हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी, ये जो है 25 रुपीज़ पे 300, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ 300 लेंगे। फिर 30 रुपीज़ पे 600, तो यहाँ आ जाएगा 600। इसको मिटा के बना देते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व। ये 300, ये 600, ये 900,
ये 1200 अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी तो खैर सेम सेम आ गया, बट आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लीजिएगा कि 25 पे 300, 30 पे 600, 35 पे 900, 40 पे 1200 और 50 पे आपका 1500 हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये दिस इज मार्केट सप्लाई कर्व, तो यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये ए का, ये बी का, ये सी का और मार्केट सप्लाई कर्व, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, सबका तीनों का अलग अलग बना दिया इंडिविजुअल कि भैया 30 रुपये पे 30 रुपीज़ पे ये 100 क्वांटिटी देगा, 30 रुपीज़ पे सी वाला 100 देगा, 30 रुपीज़ पे ए जो है वो 200 क्वांटिटी निकाल लेगा, भैया हाँ 200 kg शुगर ले लीजिए, एंड 30 रुपीज़ पे बी जो है वो 300 क्वांटिटी शुगर दे देगा। एंड टोटल मार्केट सप्लाई कितनी हो गई, तो 30 रुपीज़ पे हमारा मार्केट हो गया 600 क्वांटिटी शुगर। तो ये हमारा सबका इसको हॉरिजॉन्टली प्लस कर दिए तो हमारा मार्केट सप्लाई निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 19.3 को हम देखें। स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वही चीज़ है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डिफाइन मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई क्या है, कलेक्टिव सप्लाई ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फर्म्स, इट्स कॉल्ड मार्केट सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है कि किस क्वांटिटी पे, किस प्राइस पे, ठीक है, किस क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम बेचना चाहता है डिफरेंट प्राइस पे। सो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल, ये टेबल है, शेड्यूल एक टेबल है और कर्व एक ग्राफ है। Supply schedule is a table showing different quantities of a commodity that a firm is willing to sell at different prices during a given period of time। एक पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी जो बेचना चाहता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। हाउ इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल डेविएटेड फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से कैसे डेविएटेड रहता है, तो सारे इंडिविजुअल सप्लाई को हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम ऐड कर देते हैं। व्हाट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली बना दीजिएगा तो दैट इज सप्लाई कर्व। हाउ इज मार्केट सप्लाई कर्व डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से कैसे हम बना सकते हैं, तो यहाँ था ना ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इसको 1 2 3 इन तीनों को जोड़ दीजिए हॉरिजॉन्टली तो ये हमारा मार्केट सप्लाई कर्व बन गया। ठीक है, प्लस कर दीजिएगा तो आगे ना 100 200 300 600 हो गया, तो ये जो है 600, 30 पे 600 हॉरिजॉन्टली हमको प्लस कर देना है। मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कैन बी डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई यहाँ कर्व लिख लीजिए। मार्केट सप्लाई कर्व कैन बी डिराइव्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल आपका सप्लाई कर्व। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल एंड अ डायग्राम। शेड्यूल और डायग्राम से लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर बना दीजिएगा, देखिए हमने उसमें किया नहीं है लेकिन आप यहाँ पर देखिए इसी को बना दीजिएगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल फॉर शुगर, ठीक है, इसको बनाइएगा और साथ में ये कर्व बना दीजिएगा। हो गया, इसको एक्सप्लेन कर देना है कि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा ऑफर करेगा। इंडिविजुअल का भी बना सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को लेकर के बना दीजिए। फिर हमने आपको पहले जो बताया था बनाना टेबल, वैसा बनाइएगा टेबल, वैसा कर्व बनाइएगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल बनाते हैं तो पहले वाला वो बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, और अगर आप सबको मार्केट लेकर के बना रहे हैं तो आप इस कर्व को बनाएंगे 300 600 900 1200 1500 लेकर के। चलिए अब आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। तो ऑल द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो इनको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो पहला है हमारा वो हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक तो हो गया प्राइस और दूसरा हो गया अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। ठीक है, जिसको हमने एजम्पशन में लॉ ऑफ सप्लाई में एज्यूम किया था कि ये अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई आर रिमेन कांस्टेंट। वो 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है,
This classification is based on the fact that law of supply or the supply curve shows the relationship between price and quantity supplied of a commodity when all other determinants of supply remain constant। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है इस बात पे बेस्ड है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि भैया ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। चलिए, या प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब आते हैं हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। In the law of supply, we have studied that the quantity supplied of a commodity increases with increase in price and decreases with decrease in price of all other determinants of supply are remaining constant। तो हमने क्या देखा लॉ ऑफ सप्लाई में कि अगर ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस वो कांस्टेंट है, ठीक, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं चेंज हो रहा है, इनपुट का प्राइस कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्राइस ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कम हो जाएगा। These increase and decrease in supply are also termed as expansion and contraction of supply respectively। तो जब प्राइस इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, इस ग्राफ पे देखिए, हाँ यहाँ देखिए कि प्राइस इंक्रीज किया तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ये जो है आपका एक्सपैंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ऊपर की तरफ जो हुआ वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और नीचे की तरफ जब आएगा तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज हो रहा है। नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं, जैसे कि 50 रुपये से यहाँ से 50 और 1500 से यहाँ से हम 50 यहाँ से आ गए, हम इधर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है मतलब कि भाई सप्लाई कम होगा, और यहाँ से एक्सपेंड हो रहा है, भाई सब बेच दो, ठीक है। 40 रुपये केजी टमाटर मिल रहा है, भाई 100 केजी हम बेचेंगे, 20 रुपये देंगे, 50 केजी से ज़्यादा नहीं है हमारे पास। बोले वो लगा तो है खेत में, अरे अभी हुआ नहीं है ना बाबूजी, अभी तो वो पकने को है, अभी टाइम है उसमें, ठीक है। तो बस यही बात है। चलिए, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई एक्सपैंड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, मतलब इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई इज शोन थ्रू एन अपवर्ड मूवमेंट। बोले ना, ग्राफ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सपेंशन, नीचे की तरफ आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन। Along the same supply curve, on the other hand, contraction of supply is shown through a downward movement on the same supply curve। Same supply curve पे ऊपर की तरफ गए तो expansion, नीचे की तरफ आए तो contraction। Movement along the supply curve or expansion and contraction of supply can be explained with the help of the following diagram। तो expansion और contraction एक diagram दिया है, उस diagram से समझिए, समझा देते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर हो गया, इसका हम प्राइस लिख लेते हैं पहले। ये प्राइस हो गया 50, ये प्राइस हो गया 100, ये प्राइस नहीं, वही टमाटर का ही लेते हैं। चलिए, ये प्राइस हो गया 75, सॉरी 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो थोड़ी था, 20 रुपये, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। तो यहाँ पे क्वांटिटी देगा 20 रुपीज़ पे 50 kg, यहाँ पे 100 kg, यहाँ पे 75 kg, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 20 रुपीज़ के ऊपर वो 50 kg टोमेटो या Q2 क्वांटिटी देगा। तो अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो हमारा एक्सपेंड किया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो एक्सपेंड किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो है प्राइस P 30 रुपये पे 75 kg देगा, तो अगर 40 रुपये देते हैं, 40 रुपये प्राइस रखते हैं तो 100 kg देगा, ये ऊपर की तरफ मूव हुआ, तो ये हो गया एक्सपेंशन। अब वहीं 30 रुपीज़ पे 30 रुपीज़ पे 75 kg देगा, लेकिन 20 रुपीज़ पे 50 kg देगा, तो ये जो नीचे आ गया तो इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन। देख रहे हैं सप्लाई कितना हो गया, 75 से 50 हो गया, और जब हम यहाँ इंक्रीज गए, इस तरफ गए, इंक्रीज किए इधर, ये यहाँ से इस पॉइंट से हम इंक्रीज किए, ऊपर की तरफ गए, तो यहाँ हमारा 75 से 100 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन या इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ प्राइस गया अप, यहाँ क्वांटिटी गया इधर, यहाँ गया प्राइस डाउन, तो क्वांटिटी आया इधर, डिक्रीज हो गया, ठीक है। नीचे आया तो इधर से कम हो गया, ये ऊपर गया तो इधर से ये बढ़ गया, तो एक्सपेंशन। क्लियर हो गया। किधर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, एक्सपेंशन इंक्रीज करेगा, नीचे की तरफ आएंगे कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करेगा।
सेकंड है अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। अब अदर फैक्टर जो है सप्लाई को जो डिटरमाइन करते हैं उन फैक्टर्स को एक बार स्टडी करें। बट इफ देयर इज ए चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन आइदर मोर इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस और लेस इज सप्लाइड एट द सेम प्राइस। लेकिन अगर अदर फैक्टर चेंज होता है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस जो है फिक्स है, तो अदर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई की क्वांटिटी में या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। जैसे अदर फैक्टर में जैसे कि कॉटन का प्राइस महंगा हो गया है ना, कॉटन का प्राइस महंगा हो गया तो उसको प्रॉफिट कम होगा शर्ट बनाने वाले को। जैसे हमने बात किया था ना कि शर्ट बना रहा है 450 का शर्ट बना रहा है, लेकिन अब उसको 500 का वो शर्ट पड़ रहा है, तब वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा, सप्लाई कम कर देगा। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स अगर प्राइस सेम है, 700 का ही बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कम ज़्यादा कर रहा है, 700 का ही बेच रहा है, लेकिन उसका अदर फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। ठीक है, तो सेम प्राइस पे हम अदर फैक्टर अगर चेंज होता है तो क्वांटिटी चेंज होगा। इन सच केसेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस जो है कांस्टेंट रहता है, बट देयर इज ए चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, जैसे कॉटन महंगा हो गया है ना। तो दो तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे, एक बार तो अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रखेंगे, प्राइस को चेंज करेंगे, दूसरी बार हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, अदर फैक्टर्स को चेंज करेंगे। तो जब हम अदर फैक्टर्स को चेंज करते हैं कि जैसे कि हम प्राइस ऑफ इनपुट को चेंज कर दिए, कॉटन महंगा हो गया भैया, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, पहले स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे थे, ठीक है, अब जो है मशीन वाला एकदम मशीन ड्राइवर ले आए, दनादन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। चेंज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ठीक है, व्हीट एंड पल्सेस, तो पल्सेस का दाम ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो व्हीट का सप्लाई कम हो जाएगा, पल्सेस का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स रेट कम हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेम प्राइस पे फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन। तो अभी हम इसमें जो एग्जाम्पल में समझाया गया कि भैया टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, तब फिर देखिए कि कैसे क्वांटिटी जो है सप्लाइड चेंज होगा। इट लीड्स टू डिक्रीज इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। तो अगर टेक्नोलॉजी आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले एक लेबर मिल करके एक जैसे जो है पेंटर से हम रूम पेंट करवाते थे, आज वही एक पेंटर टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, एयर ब्रश की वजह से दनादन एक दिन में 2-2 3-3 कमरे को पेंट कर दे रहा है। तो हमारा जो सप्लाई है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया भैया, पेंट का भी खपत ज़्यादा होने लग गया ना, पेंट कंपनी का एकदम डिमांड जो है कि हाँ भाई और ज़्यादा दीजिए, पेंट कंपनी भी ज़्यादा सप्लाई करने लग गया क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। द फर्म इज विलिंग टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द सेम प्राइस, तो फर्म भी जो है सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा। पेंट वाले का भी ज़्यादा बिक्री होने लग जाएगा ना पहले, ठीक है, पहले तो स्लो बिक्री होगा, अरे एक डब्बा लेके जा रहे हैं, इसी में तो 4 दिन लगाएगा। आप कह रहे भैया एक पूरा बाल्टी भर के दे दो, 2-2 बाल्टी, 2-2 जो बड़ा वाला डब्बा आता है ना ड्रम, वो दे दो, पूरा एक दिन में ख़त्म करेंगे। सो द सप्लाई अदर कमोडिटी इंक्रीजेज एट द सेम प्राइस, तो सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस इंक्रीज इन सप्लाई इज शोन बाई राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, तो ये जो इंक्रीज इन सप्लाई होता है ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये जो है सप्लाई कर्व हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस जो है चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर मार्केट वाला था ना, यहाँ दिखा देते हैं आपको, कहाँ गया भैया, सप्लाई कर्व यहाँ राइटवर्ड की तरफ से शिफ्ट कर, इट मीन्स कि 30 रुपीज़ पे ही हमारे पास 600 क्वांटिटी है। तो जब हमारा प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, इसको मान लीजिए कि इसको एक फर्म मानिए और इसको मार्केट सप्लाई की जगह इसको कुछ और मान लीजिए, इसको हटा देते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया। ठीक है, दिस इज फर्म ए, तो विथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है, इन सबको इग्नोर मारिए, क्या है विथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। या रुक जाइए 1 मिनट, इसको हमको वाइट कर लेने दीजिए, मिट जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। इसको मिटा लेते हैं,
फिर बताते हैं क्या होगा। हाँ देखिए, अभी हमारे पास एक ही फॉर्म है एंड दैट इज़ फॉर्म ए, ठीक है, फॉर्म ए। अब क्या है कि आफ्टर टेक्नोलॉजी एडिशन फॉर्म एक ही जो है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। फॉर्म ए पहले 30 रुपीज़ पे 100 kg ऑफर कर रहा था, अब वही फॉर्म ए विथ, जैसे ये पेंट की कंपनी हो गई मान लीजिए पेंट, वही फॉर्म ए विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब एयर पेंट ब्रश आ गया, फटाफट पेंट होगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया, अब ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा काम हो रहा है तो यहाँ पर उसका सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले यहाँ 30 रुपीज़ पर केजी पे आपका 100 kg बिक रहा था, अभी वही 30 रुपीज़ पर केजी पे आपका 600 kg बेचेगा, क्योंकि पहले जहाँ एक दिन में एक आदमी एक रूम को पेंट नहीं कर पा रहा था, आज वही एक दिन में एक आदमी 4 कमरे को पेंट कर रहा है पेंट ब्रश की, उसे एयर ब्रश की हेल्प से, ठीक है, जो आपका क्या ना बोले मशीन जो पेंटिंग होता है उसकी हेल्प से, तो उसका क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस वही है, 30 रुपये ही है, देखिए यहाँ पर प्राइस 30 ही है। तो जब हमारा अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज चेंज हो रहा है तो हमको इसको राइटवर्ड शिफ्ट कराएंगे, ध्यान में रखिएगा, इसको राइटवर्ड शिफ्ट कराएंगे। लेकिन जब प्राइस भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है, तो हम इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कराएंगे। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब प्राइस चेंज नहीं करेगा, मीन्स व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। एंड अपवर्ड शिफ्ट कब करेगा? व्हेन अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब क्या है कि ये प्राइस जो है सेम प्राइस है, ठीक है, सेम प्राइस पे ये इस प्राइस पे पहले S1 को इस क्वांटिटी को देता था, लेकिन अभी विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ज़्यादा क्वांटिटी बिक रहा है, तो क्वांटिटी इधर की तरफ चेंज हो जाएगा, तो Q1 क्वांटिटी इसी प्राइस पे, ठीक है। तो राइट यूज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। अब क्या है कि किसी गांव देहात में चले गए, वहाँ पर क्या है कि वो पेंट ब्रश वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, एयर ब्रश की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो पेंट ब्रश से ऐसे ऐसे हाथ से ही करेगा, लेबर मैनुअल करेगा। तब क्या होगा कि यहाँ जो क्वांटिटी है Q1 पहले यहाँ इतना होता था, तो वो इधर मैनुअल की वजह से डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, खपत ही नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा वो, तो एक दिन में एकदम आराम से ऐसे ऐसे करेगा आदमी मैनुअली, ठीक है। तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट में, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, इसी प्राइस पे यहाँ Q क्वांटिटी था तो यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज कर गया, इसी प्राइस पे क्वांटिटी Q1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डिक्रीज इन सप्लाई, ये क्वांटिटी बिकता था इस प्राइस के ऊपर, ठीक है, ये क्वांटिटी इसी प्राइस के ऊपर, ये रहा यहाँ पर इस प्राइस पे ये क्वांटिटी, अभी वही सेम प्राइस पे क्वांटिटी इधर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज इन क्वांटिटी होगा, प्राइस इज कांस्टेंट। राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी होगा, ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी होगा, प्राइस इज कांस्टेंट। मीन्स अगर अदर थिंग्स चेंज होंगे तो जो हमारा शिफ्टिंग होगा वो लेफ्ट और राइट की तरफ होगा, एंड अगर प्राइस चेंज होगा तो हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा कर्व पे। चलिए, मेन फैक्टर्स कॉजिंग इंक्रीज इन सप्लाई और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो मेन फैक्टर्स क्या क्या है जो इंक्रीज इन सप्लाई या फिर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डाउन सप्लाई कर्व का? पहला हो गया फॉल इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ठीक है, अदर रिलेटेड गुड का फॉल इन प्राइस हो गया। जैसे गेहूं और आपका वो उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं, तो गेहूं का प्राइस कम हो गया तो दाल का प्राइस गेहूं का प्राइस कम हो गया तो दाल का क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा फायदा होगा उसमें। तो फॉल इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स इससे इंक्रीज करेगा। फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, सस्ता हो गया, कॉटन सस्ता हो गया, ज़्यादा बनाओ भाई। यूज़ ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, ठीक है, पेंट ब्रश बताया भी हमने आपको। डिक्रीज इन रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी बाई गवर्नमेंट, तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है तब भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर चेंजेस फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, और ये तब भी होगा जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन छोड़ करके वो सेल्स मैक्सिमाइज करने लग जाएगा, तब सीधा ऐसे सेम प्राइस पे एकदम इस तरीके से इंक्रीज करेगा कि भैया दो ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा था ना कि 20 kg बेचेगा,
₹20 पर केजी पे वो बेचेगा 50 केजी टमाटो किसान, एंड ₹40 पे पर केजी पे बेचेगा 100 केजी वो किसान। लेकिन उसी किसान का जो अभी एम हो जाता है वो चेंज हो जाता है कि हमें प्रॉफिट नहीं, हमें सेल्स ज़्यादा करना है, दूसरे को ख़त्म कर देना, मार्केट कैप्चर करना है। तो क्या करेगा, सब ले जाओ भैया 20 रुपये केजी पे। तो 20 रुपये केजी पे प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी वो 50 से 100 कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अगर उसका सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो जाता है तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। मेन फैक्टर्स कॉजिंग डिक्रीज इन सप्लाई। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मेन फैक्टर्स क्या है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, अदर रिलेटेड गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो फिर जैसे कि मान लीजिए कि गेहूं और आपका गेहूं एंड पल्सेज उगा रहे हैं, व्हीट एंड पल्सेज। अब क्या है कि गेहूं में फ़ायदा ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, गेहूं में फ़ायदा ज़्यादा होने लग गया, इसका प्राइस बढ़ गया, तो हम इसका प्रोडक्शन कम कर देंगे, है ना, इसका सप्लाई कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम तो सप्लाई कम। राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स फैक्टर, जैसे हमने कहा था ना, कॉटन का दाम बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन को कम कर देगा कि भैया फ़ायदा तो कम हो रहा है। यूज ऑफ इन्फीरियर टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, पेंट ब्रश वाला, कि भाई अगर एक मजदूर पेंट ब्रश की मतलब एयर ब्रश को छोड़ के पेंट ब्रश ऐसे हाथ से कर रहा है दिन भर, तो नहीं कर पाएगा, तो फिर सप्लाई हमारा कम होगा। इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, कोई चीज़ महंगा हो जाएगा, टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट, तो फ़ायदा ही नहीं होगा, तो भाई उस चीज़ को क्यों बनाएंगे जिसमें फ़ायदा नहीं होगा, उसका सप्लाई भी कम हो जाएगा। इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर चेंजेस फ्रॉम सोल मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट, सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है, तो मान लीजिए कि अब कहता है कि भैया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो जो है कि 20 रुपये पर केजी पे 50 केजी दे रहा था, अब क्या है कि 50 केजी जो है वो कह रहा है कि भैया नहीं, अब हम बाकी का 20 रुपये पे नहीं देंगे, हम 40 रुपीज़ पर केजी पे देंगे, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका सप्लाई कर्व। ठीक है, चलिए अब देखें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 19.4। If the quantity supplied of a commodity falls only due to rise in its price, what is that fall in supply called? तो केवल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइज इन इट्स प्राइस, प्राइस राइज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी फॉल कर रहा है, तो अब यहाँ पर बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलिएगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो है अदर थिंग्स जो है वो इन प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी और प्राइस का यहाँ पर बता रहा है कि प्राइस जो है इंक्रीज कर गया, क्वांटिटी डिक्रीज कर गया, लेकिन हम लॉ ऑफ सप्लाई में जानते हैं कि क्वांटिटी एंड प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो अदर थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं, उस केस में हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, तो यहाँ पर आंसर होगा इसका डिक्रीज इन सप्लाई या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इफ द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी राइजेज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से राइज होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, या फिर इंक्रीज इन सप्लाई, व्हाट इज दैट राइज इन सप्लाई कॉल्ड, राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन सप्लाई। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स कॉजिंग इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, 3 फैक्टर बताइए, तो ये हो गया इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन इनपुट प्राइसेस और गवर्नमेंट सब्सिडीज और रिड्यूस्ड टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स कॉजिंग डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, तो इंक्रीज का हो गया, डिक्रीज का इसी का उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, या फिर डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी वो भी ले सकते हैं, इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, गवर्नमेंट हायर टैक्स रेट। ठीक है, इसी को उल्टा मार दीजिए, ये तो हो गया ना कि इंक्रीज करेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, मतलब टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गया तो वो भी डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, इंक्रीज इन इनपुट हो जाएगा तो फिर डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा, गवर्नमेंट का जो है टैक्स रेट इंक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स कॉजिंग राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट अदर फैक्टर्स को हम चेंज करेंगे, तो राइटवर्ड शिफ्ट में आ गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तब होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तब होगा, और लोअर टैक्स रेट होगा तब होगा। और स्टेट एनी 3 फैक्टर्स कॉजिंग लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, हायर टैक्सेस, नेचुरल डिजास्टर डिसरप्टिंग प्रोडक्शन, तो ये हमारा
लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो एक्सपेंशन और इंक्रीज में क्या फ़र्क है? तो एक्सपेंशन तब होता है भाई कि जब हमारा ऊपर की तरफ प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज, और इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा? जब अदर फैक्टर्स, हमारा प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स चेंज होगा जिसकी वजह से, अदर फैक्टर्स फेवरेबल होंगे जिसकी वजह से हमारा सप्लाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन इन सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई वाले पे काम करेगा, एंड जब अदर फैक्टर्स मतलब बेहतर होंगे तो फिर हमारा इंक्रीज इन सप्लाई होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्रीज इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मतलब प्राइस ज़्यादा कम होगा, सप्लाई कम होगा। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ लिखी हुई चीज़ें अभी तो हमने एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। तो ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, एंड आपका प्राइस सेम, अदर फैक्टर्स चेंज करेंगे तो हमारा मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व का। क्लियर है? डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई में देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होगा। एंड चेंज इन सप्लाई कब होगा? कॉज्ड बाय नॉन प्राइस फैक्टर, जो हमने बताया ना अदर फैक्टर्स, वो चेंज होगा तो हमारा चेंज इन सप्लाई होगा। क्लियर है? तो चलिए, ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।